नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान ग्रुप में, जहां पे आज हम बात करने वाले हैं साइंस से जुड़े कुछ क्वेश्चन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है आपके सामने, जस्ता पर लिखने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, जस्ता पर लिखने के लिए जिंकोग्राफी का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन और सारे भी हैं, जैसे एक्सरे मशीन। एक्सरे मशीन जो होता है मनुष्यों तथा किसी भी जीव के आंतरिक भाग की जांच करने के लिए एक्सरे मशीन का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर जाइलोफोन की बात करें तो यह एक संगीत का यंत्र है, तो संगीत बजाने के लिए किया जाता है। तो यामीटर की बात करें तो ध्यान रखिएगा, यह वायुयान एरोप्लेन में वायु की दिशा किस तरफ परिवर्तित हो रही है इसके बारे में जानकारी देता है यामीटर। तो ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा आपके लिए। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, फ़ोटो स्टेट करने वाली मशीन को क्या कहते हैं। ध्यान रखिएगा, फ़ोटो स्टेट करने वाली मशीन को जीराक्स मशीन कहा जाता है। जीराक्स का मतलब होता है फ़ोटो स्टेट, मतलब फ़ोटो कापी करना। यहाँ पे ऑप्शन दिया वेव मीटर। तो ध्यान रखिएगा, वेव मीटर जो होता है किसी रेडियो की तरंग दैर्ध्य को मापने का कार्य करता है। और वही ऑप्शन में वाट मीटर भी दिया हुआ है। तो वाट का मतलब होता है शक्ति का दिमाग है वाट। तो वाट मीटर जो होता है विद्युत शक्ति को मापने का कार्य करता है। जबकि वहीं वोल्ट मीटर की बात करें तो विभवांतर को मापने का कार्य इसके द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विस्कोमीटर का प्रयोग किस लिए करते हैं। ध्यान रखिएगा, विस्को का मतलब होता है श्यानता, और विस्कोमीटर का प्रयोग करते हैं द्रव की श्यानता को ज्ञात करने के लिए। यहाँ पे उच्च विभवांतर पैदा करने वाली मशीन के बारे में पूछा गया है। तो उच्च विभवांतर पैदा करने वाली जो मशीन है वो है वान डी ग्राफ जनरेटर। क्या नाम है, वान डी ग्राफ जनरेटर। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट ये भी रहेगा आपके लिए। उसी तरह से द्रव के प्रवाह के गति के बारे में पता करते हैं वेंचुरी मीटर के द्वारा। और धूल साफ करने वाली मशीन को कहा जाता है वैक्यूम क्लीनर। वैक्यूम क्लीनर जिसके द्वारा फर्श पे या कहीं भी धूल हो उसको साफ किया जाता है प्रेशर के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, हृदय के दोष को पता लगाने वाला यंत्र कौन सा है। तो ध्यान रखिएगा, अल्ट्रासोनोस्कोपी जो एक यंत्र है उसके द्वारा हृदय के दोषों को पता लगाया जाता है। यहीं पे ऑप्शन दिया हुआ है। यूरोमीटर की बात करें तो एक वर्षा मापक यंत्र है। और वहीं थर्मोस्टेट की बात करें तो एक ऐसा यंत्र है जो स्थिर तापमान को बनाए रखता है। और यहाँ पे एक और ऑप्शन है टेलेक्स, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके लिए टेलेक्स रहेगा। टेलेक्स जो होता है दो देशों के बीच में समाचारों का होने वाले आदान प्रदान के करता है, टेलेक्स के द्वारा किया जाता है। एक कई बार एग्जाम पूछेगा, इम्पोर्टेंट आपके लिए रहेगा टेलेक्स। अगला क्वेश्चन है, एक्सीलरोमीटर किस कार्य में प्रयोग किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, एक्सीलरोमीटर जो होता है वाहन की चाल की वृद्धि दर ज्ञात करता है। मतलब कि वाहन में प्रत्येक घंटे या प्रत्येक मिनट कितनी चाल में वृद्धि हो रही है इसके बारे में जानकारी हमें एक्सीलरोमीटर के द्वारा देता है। वहीं विद्युत ऊर्जा की बात करें तो विद्युत ऊर्जा को संचित करने वाला जो यंत्र है उसको हम कहते हैं एक्यूमुलेटर। ध्यान रखिएगा, क्या कहते हैं, एक्यूमुलेटर। उसी तरह सूर्य की तीव्रता को मापने वाले को हम कहते हैं एक्टिनोमीटर। ये इम्पोर्टेंट सारे हैं, ध्यान रखते रहिएगा। उसी तरह से गैस के घनत्व को मापने वाले को कहते हैं एरोमीटर। गैसों के घनत्व या वायु का घनत्व को ज्ञात करते हैं उसको क्या कहते हैं, एरोमीटर। ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा, याद रखिएगा। उसी तरह से अगले क्वेश्चन की बात करें तो आपका अगला क्वेश्चन है, विमान की ऊंचाई किस यंत्र से मापा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, विमान की ऊंचाई की बात करें तो ये अल्टीमीटर से मापा जाता है। वहीं अमीटर की बात करें तो ध्यान रखिएगा, विद्युत धारा को एम्पियर में मापने का कार्य करता है। एनोमोमीटर की बात करें तो वायु की शक्ति का पता लगाया जाता है इसके द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कान के आंतरिक भाग की जांच किस उपकरण के द्वारा किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, कान के आंतरिक भाग की जांच की जाती है ऑडियोस्कोपी के द्वारा की जाती है। उसी तरह से एवोमीटर के द्वारा रेडियो के दोषों को पता लगाया जाता है। अब बैरोमीटर के द्वारा वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। और जो यहाँ पर ऑप्शन बैरोग्राफी दिया है वो ध्यान रखिएगा, जो वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है उसको जब ग्राफ के द्वारा दर्शाया जाता है जिस यंत्र के द्वारा, उसे कहते हैं हम लोग बैरोग्राफी।
अगला क्वेश्चन है मनुष्य के हृदय की गति किस यंत्र से मापा जाता है। ध्यान रखिएगा, मनुष्य के हृदय गति कार्डियोग्राम के द्वारा मापा जाता है। यहाँ पे देखेंगे एक और ऑप्शन है कार्डियोग्राफी। तो मनुष्य के हृदय की गति जो कार्डियोग्राम मापक के द्वारा मापा जाता है, उसी को जब ग्राफ के माध्यम से दर्शाया जाता है तो उसी को कार्डियोग्राफी मशीन कहा जाता है। तो कार्डियोग्राफी मशीन के द्वारा हृदय गति को ग्राफ के द्वारा दर्शाया जाता है। आप देखे होंगे ज़्यादातर हॉस्पिटल या पिक्चरों में देखे होंगे, जो मरीज के बगल में इस तरह बना रहता है कि टीवी स्क्रीन जिसमें इस तरह दिया रहता है, इसी को कार्डियोग्राफी कहा जाता है। अगली बात करें कैथेटोमीटर की बात करें तो कैथेटोमीटर जो होता है ऊंचाई मापने का कार्य करता है। और उसी तरह से क्रोनोमीटर की बात करें तो ये ध्यान रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा क्रोनोमीटर आपके लिए। तो क्रोनोमीटर जो होता है समुद्र में जो जहाज़ होते हैं उनको सही समय ज्ञात कराने के लिए क्रोनोमीटर का प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है पौधों की वृद्धि दर किस यंत्र से मापा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, पौधों की वृद्धि दर जो होता है क्रेस्कोग्राफी के द्वारा मापा जाता है। उसी तरह से साइटोट्रॉन की बात करें तो कृत्रिम मौसम पैदा करने वाला यंत्र है। और डायनेमो जानते होंगे, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। एक बार और रिपीट करता हूँ, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है डायनेमो। उसी तरह से पूछ लिया जाता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है। तो याद रखिएगा मोटर जो होता है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। उसी तरह से फेरोमीटर की बात करें तो समुद्र की गहराई मापने का कार्य करता है फेरोमीटर। अगला क्वेश्चन है किसी सतह की वक्रता मापने वाला यंत्र कौन सा है। तो ध्यान रखिएगा, सतह की वक्रता मापने वाला यंत्र स्फेरोमीटर है। उसी तरह यहाँ पे स्पीडोमीटर भी दिया हुआ है। तो स्पीडोमीटर जो होता है वाहन की गति मापने का कार्य करता है। स्पिग्नोमीटर जो दिया हुआ है वो रुधिर का दाब मापने का कार्य करता है। उसी तरह से यहाँ पे सेक्सटेंट दिया हुआ है, ये ऊंचाई मापने का कार्य करता है। तो इम्पोर्टेंट सारी चीज़ें रहेंगी। और ये दोस्तों यदि हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 2 डायमेंशन फ़ोटो लेने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, 2 डायमेंशनल फ़ोटो के लिए स्टेरोस्कोपी का प्रयोग किया जाता है। वहीं यहाँ पे रेडियोमीटर के बारे में दिया है। रेडियोमीटर जो होता है विकिरण को मापने का कार्य करता है। फोटोमीटर की बात करें तो पौधों में वाष्पोत्सर्जन के बारे में बताता है। अब पोलोग्राफी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पोलोग्राफी जो होता है झूठ का पता लगाने वाला यंत्र है। आगे बढ़ें तो विद्युत प्रतिरोध को मापने वाला यंत्र कौन सा है। ध्यान रखिएगा, ओम मीटर जो होता है विद्युत प्रतिरोध को मापने वाला यंत्र है। वहीं माइक्रोफोन की बात करें तो ध्वनि तरंग को विद्युत तरंग में बदलता है। ध्यान रखिएगा, माइक्रोफोन जो होता है ध्वनि तरंग को विद्युत तरंग में बदलता है। वोल्टमीटर विभवांतर। अब माइक्रोटोम की बात करें तो किसी भी पदार्थ के छोटे से छोटे टुकड़े करने में सक्षम है माइक्रोटोम। अगला क्वेश्चन है समय से पहले जन्मे बच्चे को किस मशीन के सहारे रखा जाता है। ये मशीन है इंक्यूबेटर। इंक्यूबेटर एक पारदर्शी पात्र होता है, उसी में इंक्यूबेटर में रखा जाता है। वहीं यहाँ बात करें क्रियोमीटर की तो 0 डिग्री सेल्सियस के आसपास के तापमान को मापने में सक्षम है क्रियोमीटर। और यहाँ पर डिल्टोमीटर की बात करें तो किसी वस्तु में होने वाले आयतनीय परिवर्तन के बारे में बात करता है। अगला क्वेश्चन है आँख से दूर की वस्तुओं को देखने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो आँख से दूर का मतलब दिखाई देने के रेंज से जब बाहर कोई वस्तु रहती है उसको देखने के लिए जब प्रयोग किया जाता है तो उसको कहा जाता है पेरिस्कोप। ठीक है, ध्यान रखिएगा, दिखाई देने के रेंज से जो वस्तु दिखाई नहीं दे रही है यहाँ से उस वस्तु को देखने के लिए पेरिस्कोप का प्रयोग किया जाता है। वहीं मेगाफोन की बात करें तो ध्वनि को दूरस्थ ले जाने किसी भी ध्वनि को दूर ले जाने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है उसको मेगाफोन कहते हैं। क्रायोमीटर के बारे में आपको पहले बता चुके हैं, 0 डिग्री सेल्सियस के आसपास के तापमान को मापने का कार्य करता है। वहीं हाइड्रोफोन की बात करें तो पानी के अंदर ध्वनि तरंगों की गणना करती है। ध्यान रखिएगा, हाइड्रोफोन, हाइड्रो मतलब ये पानी से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब ये पानी के अंदर के ध्वनि तरंगों की गणना करने का कार्य करती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है दूर से होने वाली भौतिक घटनाओं को रिकॉर्ड करने वाला यंत्र है। देखिए, दूर होने वाली कोई ऐसी भौतिक घटना जो बहुत दूर हो रही है हमारे से, उसको रिकॉर्ड करने का कार्य करता है टेलीमीटर। ध्यान रखिएगा, टेलीमीटर एक कार्य करता है। वही टैक्सीमीटर की बात करें तो ध्यान रखिएगा,
जो टैक्सियों में लगा रहता है मीटर उसे टैक्सी मीटर कहते हैं। ज़्यादातर आप पिक्चरों में देखे होंगे किराया जो होता है उसी टैक्सी मीटर से देकर लिया जाता है। वहीं यहाँ पे सबमरीन की बात करें तो सबमरीन जो होता है समुद्र के अंदर रहता है और समुद्र की सतह पर होने वाले किसी प्रकार के हलचल को बारे में बताता है। अगला क्वेश्चन है विद्युत आवेश की उपस्थिति बताने वाला यंत्र कौन सा है। ध्यान रखिएगा, विद्युत आवेश की उपस्थिति बताने वाला जो यंत्र है इलेक्ट्रोस्कोप है। क्या नाम है इसका? इलेक्ट्रोस्कोप। वहीं यहाँ इलेक्ट्रोमीटर की बात करें तो विभवांतर के बारे में बताने वाला यंत्र है। और यहाँ पे कम्यूटेटर की बात करें तो कम्यूटेटर, ध्यान रखिएगा, एसी करंट को डीसी में परिवर्तित करने वाला यंत्र है। अगला क्वेश्चन है अपनी बात को रिकॉर्डिंग करने वाला कौन सा यंत्र है। तो ध्यान रखिएगा, डिक्टोफोन जो होता है अपनी बात को रिकॉर्डिंग करने वाला यंत्र है। वहीं आपका माइक मीटर की बात करें तो ध्यान रखिएगा वायुयान की चाल को ध्वनि की चाल में बदलकर मापक करने वाला जो यंत्र है माइक मीटर है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एक बार रिपीट कर रहा हूँ, वायुयान की चाल को ध्वनि की चाल में बदलकर उसका माप करता है, उसी को माइक मीटर कहा जाता है। वही बोलोमीटर की बात करें तो उसमें विकिरण माप करता है। और डीप सर्किल की बात करें तो इंक्लिनेशन को मापता है। ठीक है, ये सारी बातें आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, बालू मक्खी के काटने से कौन सी बीमारी होती है। तो ध्यान रखिएगा, बालू मक्खी के काटने से कालाजार बीमारी होता है। कौन सी बीमारी होती है? कालाजार। वहीं चगास रोग की बात करें तो खटमल के काटने से होती है। अब मलेरिया की बात करें तो मादा एनीफेलीज नामक कीटाणु को काटने से होती है। वहीं आपकी नींद की बीमारी की बात करें तो एक कीटाणु है, वो ध्यान रखिएगा, ग्लासिला पाल्पेलिस। क्या नाम है? ग्लासिला पाल्पेलिस। ये इम्पोर्टेंट रहेगा नींद के लिए। चगास के लिए खटमल के बारे में बता दिए। अब मलेरिया के लिए मादा एनीफेलीज की बात करें। इसी तरह से कुछ और बीमारियां हैं जिनके वाहक इम्पोर्टेंट रहेंगे, जैसे कि फाइलेरिया के लिए याद रखिएगा, फाइलेरिया के लिए याद कीजिएगा मादा क्यूलेक्स के काटने से फाइलेरिया बीमारी होती है। वही टाइफाइड की बात करें तो पेडिकुलस के काटने से टाइफाइड बीमारी होती है। आप पीला ज्वर मतलब पीली बुखार के बारे में बात करें तो मादा एडीज एजिटाई को काटने से पीला ज्वर होता है। तो ये सभी इम्पोर्टेंट रहेंगे आपके लिए। अगला क्वेश्चन है इंसुलिन किन कोशिकाओं के द्वारा स्राव होता है। तो ध्यान रखिएगा, इंसुलिन का स्राव जो होता है वो बीटा कोशिकाओं के द्वारा होता है। वही अल्फा कोशिकाओं के द्वारा ग्लूकागान का स्राव होता है। ग्लूकागान ये ग्लूकोज से बनता है। गामा की बात करें तो इससे होता है सोमेटोस्टेटिन। इम्पोर्टेंट रहेगा, याद रखिएगा। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो आपका क्या होता है कि इंसुलिन होता है, इंसुलिन का जब स्राव कम हो जाता है तब डायबिटीज़ बीमारी होती है। कौन सी बीमारी होती है? डायबिटीज़। उसी तरह से अगर इसका स्राव अधिक होने लगता है तो हाइपोग्लाइसीमिया बीमारी होती है। क्या बीमारी होती है? हाइपोग्लाइसीमिया इम्पोर्टेंट रहेगा, याद रखिएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, हम क्या बताया, इंसुलिन का जब स्राव कम होने लगता है तो डायबिटीज़ होता है और वही अधिक होने लगता है तो हाइपोग्लाइसीमिया बीमारी होता है। अगला क्वेश्चन है बहिस्राव ग्रंथि कौन सी है। तो ध्यान रखिएगा, बहिस्राव ग्रंथि की बात करें तो लाल ग्रंथि जो है बहिस्राव ग्रंथि है। उसी तरह से पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि और थाइमस ग्रंथि जो है अंतःस्रावी ग्रंथि है। बहिस्राव ग्रंथि को नलिका युक्त ग्रंथि भी कहा जाता है। वहीं अंतःस्रावी ग्रंथि की बात करें तो नलिका विहीन ग्रंथि कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है खोपड़ी में कितने हड्डियां होती हैं। तो ध्यान रखिएगा, खोपड़ी में 29 हड्डियां होती है। वहीं कान की बात करें तो 6 होती है, कपाल की बात करें तो 8 होती है, फेस की बात करें तो 14 होती है। ये सारी बातें आपके लिए इम्पोर्टेंट है। बाकी मनुष्य में हड्डियों की संख्या जो होती है 206 होती है। अगला क्वेश्चन है पटेला हड्डी शरीर के किस भाग में पाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, पटेला हड्डी की बात करें तो पटेला हड्डी आपका पाया जाता है घुटना में।
और इनकी संख्या कितनी होती है 2। उसी तरह से टखने की बात करें तो यहाँ पे पाया जाता है टार्सल नामक हड्डी जो पाया जाता है घुटने में टखने में पाया जाता है और इनकी संख्या होती है 14। और वहीं पर हथेली की बात करें तो हथेली में पाया जाता है मेटाकार्पल्स, इनकी संख्या होती है 10। और तलवे की बात करें तो मेटाटार्सल्स होता है, इनकी भी संख्या होती है 10। ध्यान रखिएगा, तलवे के लिए मेटाटार्सल्स हड्डी बताएं जो 10 होती है संख्या, हथेली के लिए मेटाकार्पल्स बताएं जिनकी भी संख्या 10 होती है, टखने की बताएं टार्सल जिसकी होती है 10। ठीक है। और घुटने के लिए पटेला हड्डी जिनकी संख्या होती है 2। अगला क्वेश्चन है रुधिर दाब की माप किस उपकरण के द्वारा किया जाता है? तो स्फिग्नोमैनोमीटर के द्वारा रुधिर दाब का माप किया जाता है। पेसमेकर के बारे में जानते ही हैं, जो हृदय में लगाया जाता है हृदय गति को बनाए रखने के लिए। स्टेथोस्कोपी के बारे में जानते ही हैं, जो डॉक्टर यूज करते हैं जिनको आला कहा जाता है। सामान्यतः मनुष्य का रुधिर दाब होता है जो 120/80 mmHg। HG का मतलब होता है ये होता है पारा। ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जब इनका रुधिर दाब बढ़ जाता है, जो इनकी हो जाती है 150/90, तो ध्यान रखिए उसको हाइपरटेंशन कहा जाता है। और उसके बाद से क्या होता है कि अगर ये कम हो जाता है, मतलब कि 100 और 50 हो जाता है, तो इसको हाइपोटेंशन कहा जाता है। ध्यान रखिएगा रुधिर दाब को सबसे पहले नापा गया था घोड़े में नापा गया था कब? 1733 ईस्वी में। किसके द्वारा? एस हेल्स के द्वारा नापा गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है स्टोक आयतन कितनी mm होता है? तो ध्यान रखिएगा 70 mm होता है स्टोक आयतन होता है। मतलब एक बार हृदय के धड़कने से 70 mm ब्लड जो होता है पुश होता है। ठीक है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है इरिथ्रोसाइट किसे कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा इरिथ्रोसाइट की बात करें तो RBC को कहा जाता है। इसका जीवन काल 90 से 120 दिन होता है। वहीं पे बात करें WBC की, तो WBC को कहा जाता है ल्यूकोसाइट। इसका जीवन होता है 2 से 4 दिन। और उसी तरह बात करें रुधिर प्लेटलेट्स की, इसको कहा जाता है थ्रोम्बोसाइट्स। रुधिर प्लेट की संख्या जो होती है 2 से 5 लाख होती है घन। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है बीज रहित फल के उत्पादन में कौन सा हार्मोन सहायक होता है? तो ध्यान रखिएगा बीज रहित फल के उत्पादन में आपके ऑक्जिन नामक हार्मोन सहायक होता है। उसी तरह से हार्मोन की पूरी संख्या जान लीजिए। तो एक होता है एथिलीन, दूसरा होता है फ्लोरिजिन्स, तीसरा होता है ऑक्जिन, चौथा होता है जिब्रेलिन्स, और पाँचवा आपका होता है साइटोकाइनिन, और छठा जो होता है एब्सिसिक अम्ल होता है। ठीक है, तो सभी का याद रखिएगा। उसी तरह से जिब्रेलिन्स की बात करें तो ये बीजों के अंकुरण में भाग लेता है। और यहाँ पे फ्लोरिजिन से एकदम बहुत वेरी इंपॉर्टेंट, इसको फूल खिलाने वाला हार्मोन कहा जाता है। स्पेशली इसको फूल खिलाने वाला हार्मोन कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। उसी तरह से एथिलीन की बात करें तो इसे फलों को पकाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला क्वेश्चन है क्लोरोसिस की बीमारी किसकी कमी से होती है? तो ध्यान रखिएगा मैग्नीशियम की कमी से क्या होता है, लोहे की कमी से क्या होता है? क्लोरोसिस की बीमारी होती है। वहीं मैग्नीशियम की बात करें तो इसे हीरमहीनता होता है। और जिंक की बात करें तो इसे बौनापन आता है। और मोलिबेडिनम से भी हीरमहीनता की बीमारी होती है। अगला क्वेश्चन है सिंघाड़ा का कौन सा भाग खाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा सिंघाड़ा का बीज पत्र वाला भाग खाया जाता है। कुछ और भी हैं जिनके बीज पत्र वाले भाग खाए जाते हैं, जैसे कि मूंगफली, काजू, इनके भी बीज पत्र वाले भाग खाए जाते हैं। वहीं फल बीती की बात करें तो अमरूद, पपीता, अंगूर, शरीफा, टमाटर, इनके क्या होता है? फल बीती वाले भाग खाए जाते हैं। एरिल की बात करें तो लीची का एरिल भाग खाया जाता है। और वहीं पुष्पासन की बात करें तो सेव, नाशपाती, धनिया, इन सब के क्या होता है? पुष्पासन वाले भाग खाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है शुद्ध लोहा कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा शुद्ध लोहा जो है आपका पिटवा लोहा है। ठीक है, इनमें जो क्या होता है कि जो लोहे कार्बन की मात्रा होती है 0.12 से लेकर 0.25% तक होती है। इम्पोर्टेंट रहेगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हरा कशिश किसे कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा हरा कशिश जो कहा जाता है वो मोहर लौड़ को कहा जाता है।
दोस्तों यदि मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।